हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे असहयोग आंदोलन को कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। इसमें हमने शुरुआत की थी गांधी के भारतीय राजनीति में पदार्पण से कि 1915 में गांधी जी ने किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, जिसके बाद उन्होंने चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनको सफल बनाया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध तक, हम ये कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध तक गांधी जी ने पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों का सहयोग किया, समर्थन किया और उसी के परिणाम स्वरूप उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। और लेकिन उसके बाद ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का सूत्रपात किया या सहयोगी गांधी असहयोगी बन गए। तो असहयोग आंदोलन के जब हम कारणों की बात करते हैं तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय जनता ने ब्रिटिश सरकार की पूरी सहायता की थी, जिसके संबंध में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। उन्होंने कहा था कि संकट काल में भारत ने अपनी इच्छा से युद्ध में जो अमूल्य सहायता प्रदान की है वह युद्ध के बाद भुलाई नहीं जाएगी। शांति सम्मेलन के समय भारत की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाएगा। और भारतीय युवक सेना में भर्ती होकर विभिन्न प्रदेशों में गए। अंग्रेजी सैनिकों के साथ मिलकर उन्होंने अदम्य साहस पूर्वक शत्रुओं का सामना किया और ब्रिटिश सरकार ने युद्ध का उद्देश्य बताया था कि युद्ध प्रजातंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। इसलिए भारतीयों ने युद्ध में तन, मन और धन से अंग्रेज़ों की पूर्ण सहायता की थी। भारतीयों को यह आशा थी कि युद्ध के बाद उन्हें स्वशासन का अधिकार मिलेगा, लेकिन युद्धोपरांत कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण भारतीयों का अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रहा और भारतीयों में असंतोष की भावना व्याप्त हो गई। देखिए, युद्ध के बाद क्या होता है कि युद्धोपरांत देश में एक असंतोष बहुत तीव्र रूप से पैदा होता है या प्रादुर्भाव होता है असंतोष का। उसके कारण एक तो यह है कि 1917 में सरकार ने क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में जांच पड़ताल करने तथा उसके दमन के संबंध में सिफारिश करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी, जिसका अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट था। इस समिति की सिफारिश पर सरकार ने केंद्रीय विधानसभा में 2 बिल प्रस्तुत किए थे, जिनके द्वारा सरकारी कर्मचारियों को निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी अधिकार प्रदान किए गए थे। भारतीयों को हालांकि यह आशा थी कि युद्ध के बाद देश में शासन सुधार होंगे, लेकिन सरकार ने ऐसे सुधार के कोई प्रयत्न नहीं हुए, बल्कि सरकारी कर्मचारियों को जो निरंकुशता प्रदान की गई थी उससे भारतीय जनता बहुत ज़्यादा निराश हुई थी। इसी प्रकार दूसरी तरफ हम देखें तो महायुद्ध में तुर्की जर्मनी के पक्ष में था और भारतीय मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह तुर्की से बदला नहीं लेगा। लेकिन जैसे ही युद्ध हुआ तो ब्रिटिश शासन ने युद्ध का अंत होते ही तुर्की साम्राज्य का अंत कर दिया। उस समय तक तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में राष्ट्रीय चेतना का उदय हो चुका था और तुर्की साम्राज्य के विघटन से राष्ट्रवादी तुर्क बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हुए। चूँकि उस समय तुर्की का जो सुल्तान था वो संपूर्ण मुस्लिम समुदाय का खलीफा था, जिसके बाद में खिलाफत आंदोलन भी होता है। यही एक रीज़न होता है खिलाफत आंदोलन का भी। तो जो तुर्की का जो सुल्तान था वो संपूर्ण मुस्लिम समुदाय का खलीफा था। तो उसकी दुर्दशा से, मतलब उस पर जो तुर्की से जो बदला लिया था ब्रिटिश साम्राज्य ने युद्ध के बाद, उसके इस व्यवहार से और तुर्की की जो दुर्दशा की थी उस घटना से भारतीय मुसलमान भी बहुत ज़्यादा एक तरह से दुखी हुए, परेशान हुए और उनकी भी ब्रिटेन के विरोधी भावना की अभिव्यक्ति होती है और बाद में उसी संदर्भ में खिलाफत आंदोलन होता है। तो एक तरफ चाहे हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो पहले उन्होंने फूट डालो राज करो की जो नीति अपनाई थी, मुसलमानों को पृथक
करने की जो भावना थी। लेकिन खिलाफत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन होता है जहां मुसलमानों को भी ये समझ में आ जाता है, तुर्की का जो दुर्गति होती है, तुर्की का जो बदला लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, उससे मुसलमानों की ये बात समझ में आ जाती है कि अंग्रेजी शासन किसी का भी नहीं है और ये शासन धोखा दे सकता है। इसलिए जब उनके सुल्तान पर अत्याचार होता है, सुल्तान की जब बात आती है, तो संपूर्ण मुसलमान समुदाय अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाता है। तो एक तो सरकारी कर्मचारियों को निरंकुशता प्रदान करना, निरंकुश अधिकार प्रदान करना, और दूसरी तरफ तुर्की के मुस्लिम समुदाय या खिलाफत आंदोलन होना, ये दो रीज़न ऐसे थे। तीसरी बात यह है कि युद्ध क्या होता है कि कभी कभी राष्ट्रीयता के विकास में बहुत बड़ा सहायक होता है। तो प्रथम महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों ने यह घोषणा की थी कि युद्ध का लक्ष्य जनतंत्र की रक्षा करना है। इससे राष्ट्रीयता की भावना का पर्याप्त विकास हुआ और युद्ध में आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, जिसके आधार पर यूरोप में नए राज्यों की स्थापना होती है तथा चीन और मध्य पूर्व के राज्यों में भी राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। तो भारत भी इस प्रभाव से बचा नहीं रह सका। युद्ध के उपरांत भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप बदल गया और उसने एक नई दिशा अपनाई। उसकी नीति और कार्यक्रम में भी परिवर्तन हुए और युद्ध के बाद आत्मनिर्णय के सिद्धांत के कारण भारत में राष्ट्रीयता की भावना को अपन ये कहें कि तीव्र गति प्रदान की गई, या आत्मनिर्णय के सिद्धांत के कारण भारत में राष्ट्रीयता की भावना का तीव्र गति से संचार हुआ। तो युद्ध के बाद का जो घटनाक्रम है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में या असहयोग आंदोलन में या भारतीय जनता में एक महत्वपूर्ण चेतना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण रीज़न है वो है आर्थिक संकट। देखिए, युद्ध में बहुत ज़्यादा व्यय हो जाता है और भारत सरकार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। वह कर्ज के बोझ से दब गई थी पूरी तरह से। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं का मूल्य बहुत बढ़ गए थे और एक और अंग्रेज जो थे वो भारतीय जनता पर अत्याचार कर रहे थे और दूसरी ओर वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए थे, जिसके कारण कर वृद्धि भी उन्होंने बढ़ा दी थी। तो इससे भारतीय जनता का जीवन स्तर जो था वो दिनों दिन गिरता जा रहा था, उनका शोषण लगातार बढ़ता जा रहा था। जनसाधारण का जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन हो गया था। किसानों और मजदूरों की जो दशा थी वो बहुत शोचनीय हो गई थी। चंपारण में किसानों और अहमदाबाद में मजदूरों की आर्थिक दुर्दशा हमारे सामने थी, जिसमें महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग किया। तो इस तरह से जो आर्थिक संकट भारत पर आया था युद्ध के बाद, उसने भी एक तरह से हम ये कहें कि जो ऐसे सहयोगी जो जनता थी या गांधी थे, उनको अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगी के रूप में प्रेरित किया, असहयोगी बनने के लिए प्रेरित किया। अभी देखिए, इधर आर्थिक संकट पैदा होता है ना, राष्ट्रीयता का प्रचार होता है और युद्ध के बाद की परिस्थितियां बदलती है, और उधर क्या होता है कि जनता की आर्थिक स्थिति तो विषम थी ही, इसी समय देश में प्लेग, हैजा और इन्फ्लुएंजा आदि बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं और सरकार की ओर से इनकी रोकथाम के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए गए। ये अपूर्ण और जो भी प्रयत्न किए गए थे वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं थे। और इसी के साथ 1917 में जो अनावृष्टि होती है या हुई थी, उससे कई हिस्सों में भयंकर अकाल पड़ा और लाखों व्यक्ति अकाल के शिकार हो गए थे। अब सरकार की ओर से जनता की सहायता के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इससे जनता में असंतोष बढ़ता गया और क्रांतिकारी आंदोलन जो कुछ समय के लिए शिथिल पड़ गया था वह पुनः सक्रिय हो उठा। तो इस तरह के ये कुछ आर्थिक, प्राकृतिक और युद्धोपरांत महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, जिसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन का सूत्रपात होता है। और उधर सरकार की दमनकारी जो नीति है वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाई, एक और तो सरकार भारतीयों को राजनीतिक सुधारों का आश्वासन दे रही थी और दूसरी ओर राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम भी उठा रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन के दमन के लिए अनेक दमनकारी कानून बनाए गए थे, जिसमें प्रेस एक्ट से एडिशन एक्ट है ना, सब्सटेंस एक्ट, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये इस तरह के कुछ कानून थे जिससे क्रांतिकारियों को कठोर दंड दिया जा रहा था और सरकार की इस दमनकारी नीति से सामान्य जनता में असंतोष की लहर दौड़ गई थी।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, सभी हमने अभी नहीं किए हैं कंप्लीट। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जो असहयोग आंदोलन के कारण बने। ये सहयोगी जो गांधी थे या भारतीय जनता थी, उनको असहयोगी होने के लिए उन्होंने बाध्य किया था। इसके साथ ही कुछ और सुधार और कुछ कारण हैं जिसमें मानफोर्ड सुधार से असंतोष है भारतीयों का, रोलेक्ट एक्ट है, जलियांवाला बाग है, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसी को हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।